नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात कर रहे हैं जिसने काफी बहस और बदलावों को जन्म दिया है। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 42वें संविधान संशोधन की तरफ ले जाते हैं और एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाते हैं, क्या इसे वाकई संविधान की रीढ़ कहा जा सकता है? बिल्कुल। और ये जो वाक्यांश है संविधान की रीढ़, ये अपने आप में देखिए बहुत कुछ कहता है। हाँ। एक तरफ तो लगता है कि शायद ये संशोधन कितना जबरदस्त प्रभावशाली रहा होगा, है ना, कि उसे रीढ़ कहा जा रहा है। सही। और दूसरी तरफ वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो साफ इशारा करता है कि भाई इस पर मतभेद हैं, ये शायद विवादास्पद भी रहा है। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम समझें स्रोतों के आधार पर कि भाई 42वें संशोधन में ऐसा क्या था, क्यों इसे इतनी अहम या विवादास्पद संज्ञा मिली, हाँ, और वो सवालिया निशान आखिर क्यों जरूरी है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जी। तो सबसे पहले मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ समझ लेना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये संशोधन 1976 में पास हुआ था और वो दौर था इमरजेंसी का, आपातकाल का। अच्छा, हाँ, इमरजेंसी का दौर। जी। तो वो जो एक माहौल था देश में जब सामान्य संसदीय प्रक्रियाएं, बहसें, वो सब कह सकते हैं कि प्रभावित थीं। इसी पृष्ठभूमि ने ही इसके कई प्रावधानों को और बाद में जो इसकी आलोचना हुई उसको एक तरह से आकार दिया। हाँ, और ये भी सुना है कि इसमें इतने सारे बदलाव थे कि इसे कभी-कभी मिनी संविधान तक कह दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत भी इस बात का जिक्र करते हैं। बदलाव बहुत बड़े पैमाने पर थे। जैसे एक बड़ा बदलाव था प्रस्तावना, प्रिएम्बल में संशोधन। प्रस्तावना में? जी। क्या बदला था उसमें? उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अच्छा। अब जो इसके समर्थक थे उनका कहना था कि इससे संविधान का जो सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र है वो और साफ हो गया, जो वैसे उसमें पहले से ही था, निहित था। हाँ। जी। पर आलोचक कहते हैं कि भाई मूल प्रस्तावना से छेड़छाड़ क्यों, या फिर इसके टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं कि इमरजेंसी में ये क्यों किया गया। ये बात भी है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव सुनने में आता है, वो मौलिक कर्तव्यों को लेकर। हाँ बिल्कुल, एक नया भाग ही जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 51A, जिसमें नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। अच्छा, कर्तव्य जैसे कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना वगैरह वगैरह। इसका उद्देश्य ये बताया गया कि नागरिकों को सिर्फ अपने अधिकार ही नहीं बल्कि देश के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं उनका भी एहसास हो। पर ये कानूनी तौर पर लागू करने लायक नहीं थे शायद, मतलब सजा नहीं थी, नहीं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाए गए थे, लेकिन इन्हें महत्वपूर्ण नैतिक निर्देश माना गया। अच्छा, अब एक और अहम पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र आपने किया और स्रोतों में भी है, संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की भूमिका। इसमें क्या हुआ था? जी, ये शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद हिस्सों में से एक था। इस संशोधन ने कोशिश की कि संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो लगभग असीमित हो जाए। असीमित मतलब ये कि संसद अगर कोई भी संविधान संशोधन करती है तो उसे किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अरे। और इसने जो न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू, उसके दायरे को भी काफी कम करने का प्रयास किया था। तो ये तो सीधा न्यायपालिका की शक्तियों पर असर डालने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और यहीं पर सबसे तीखी बहस हुई, क्योंकि ये जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और जो केशवानंद भारती केस में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत स्थापित हुआ था। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जी, ये सीधे उससे टकराता हुआ नजर आया। हाँ, तो अब अगर हम वापस उस शुरुआती सवाल पर लौटें, संविधान की रीढ़, इतने बड़े बदलावों को देखते हुए ये उपाधि कितनी सही लगती है? देखिए, अगर रीढ़ का मतलब हम ये समझें कि कोई ऐसी चीज जिसने पूरे ढांचे को, पूरे स्वरूप को आधारभूत रूप से बदल दिया हो या एक नई दिशा दी हो। हाँ, एक तरह से स्ट्रक्चर को बदला हो। जी, तो उस लिहाज से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन निश्चित रूप से ऐसा था। इसने प्रस्तावना बदली, नए कर्तव्य जोड़े, केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित किया, कुछ विषयों को कॉन्करेंट लिस्ट में डालकर। अच्छा। और सबसे बढ़कर संसद की शक्तियों को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाने की कोशिश की। तो इस मायने में ये ढांचागत रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है,
तो फिर वो सवालिया निशान क्यों, वो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ से आया? वो प्रश्नवाचक चिन्ह शायद इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये सारे बदलाव, जैसा हमने कहा, बेहद विवादास्पद रहे। एक तो इमरजेंसी की पृष्ठभूमि, फिर न्यायिक समीक्षा को कम करने की कोशिश, और जिस तरह से जिस माहौल में इसे पास किया गया, इन सब पर गंभीर सवाल उठे थे और उठते रहे हैं। और शायद इसीलिए भी कि बाद में इसमें से बहुत कुछ बदल दिया गया। बिल्कुल। 44वां संशोधन जो बाद में आया, उसने इसके कई विवादास्पद प्रावधानों को पलट दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि इसे लेकर एक व्यापक सहमति नहीं बन पाई थी। तो ये बहस रह जाती है कि क्या ये वो रीढ़ थी जिसने संविधान को मजबूत किया, या एक ऐसी रीढ़ थी जिसे बाद में ठीक करना पड़ा? हाँ, स्रोत हमें इसी बहस के बीच लाकर छोड़ देते हैं। ये कोई आसान जवाब नहीं है। तो ये तो वाकई एक बहुत ही जटिल तस्वीर उभरती है। ये संशोधन सिर्फ कुछ कानूनी बदलाव नहीं थे, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र में जो शक्ति संतुलन है, जो नागरिक दायित्व हैं और संविधान की जो मूल आत्मा है, उन सब से जुड़े गहरे सवालों को छूता है। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है यही इसकी स्थायी प्रासंगिकता भी है। स्रोतों से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है कि 42वें संशोधन के प्रभाव इतने व्यापक और गहरे थे कि आप इसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। हाँ, ये तो है। इसे रीढ़ कहना इसके महत्व को तो दिखाता है, लेकिन वो जो साथ में लगा प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो हमें याद दिलाता है कि संविधान हो या लोकतंत्र, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक संवाद है। और इसमें ऐसे बड़े बदलावों पर हमेशा एक आलोचनात्मक नजर रखना, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि कैसे एक संवैधानिक संशोधन सिर्फ कुछ लिखे हुए शब्द नहीं होते, बल्कि उसके पीछे एक पूरा इतिहास, विचारधाराओं का टकराव और भविष्य के लिए कई सबक छुपे होते हैं। ऐसे करते हैं क्या सिर्फ उसके जो तात्कालिक लक्ष्य बताए गए थे उनके आधार पर, या फिर उसके जो दूरगामी प्रभाव पड़े और जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन पर उसका क्या असर हुआ, उसके आधार पर? ये बहुत अहम सवाल है जी। और ये सवाल 42वें संशोधन के संदर्भ में तो खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।